नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में आखिरकार 44 साल के आतंक का अंत हो गया। गैंगस्टर और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सवाल पूछे भी जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर प्रयागराज के इलाकों में आतंक फैलाया, किस तरीके से वहां लोगों में अपना खौफ बढ़ाया और किस तरीके से अपना आतंक का साम्राज्य जो था वो अतीक अहमद ने खड़ा किया। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से एसटीएफ से लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी गई और ये कहा गया कि जिंदा रहूंगा तो इंतकाम लूंगा। ये तमाम जो धमकियां थी ये अतीक अहमद की ओर से दी गई। उसके भाई से लेकर उसके बेटे असद अहमद ने न जाने कितनी सैकड़ों धमकियां न सिर्फ वहां पुलिस प्रशासन को दी, बल्कि जनता में भी खौफ फैलाने के लिए इस तरह की धमकियां दी गई। देर रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन तमाम जो रिएक्शन है वो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनमें ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर अतीक के वो काले कारनामे कौन से थे जिसके चलते वो न सिर्फ कई सालों से सलाखों के पीछे था, बल्कि एक कुख्यात, एक माफिया, एक गैंगस्टर, एक पूरा जो गैंग चलाने वाला कहीं ना कहीं शख्स था वो अतीक अहमद बन चुका था। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? राजनेता था, जाहिर तौर पर कई पार्टियों से वो चुनाव लड़ा, लेकिन शुरुआत कहां से हुई ये मैं आपको बताने वाली हूं। दरअसल अतीक अहमद के अगर पूरा करियर अगर उस पर गौर किया जाए और ये देखा जाए कि वो किस तरीके से गैंगस्टर बना, आपको ये बता दें कि शुरुआत जो है वो दरअसल चांद बाबा नाम के एक शख्स के मर्डर से हुई। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि अतीक अहमद जो है वो अपराध से राजनीति की दुनिया में आया, लेकिन किस तरीके से वो एक गैंगस्टर में तब्दील हुआ। दरअसल इसमें जिक्र किया गया है कि चांद बाबा जो कि एक इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन था, और ये चांद बाबा का नाम है, और इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया अतीक अहमद ने। ये एक रंजिश के चलते ही पूरा जो कहीं ना कहीं मर्डर था ये हुआ था। और 1989 में चांद बाबा एक बड़ा नाम, और फिर उसी चांद बाबा की अतीक ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी। अगर बात की जाए अतीक के काले कारनामों की शुरुआत की, तो वो 1989 से होती है, जब उसने सनसनीखेज तरीके से जो इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन था चांद बाबा, उसकी हत्या कर दी। वो चांद बाबा जिससे बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, लेकिन अतीक ने इस अपराध की दुनिया में अपना एक नाम बनाने के लिए उस चांद बाबा का मर्डर कर दिया। और आपको बता दें, उसका कत्ल करने के बाद जाहिर तौर पर अतीक जो था सबसे बड़ा बाहुबली बन गया, और यही अतीक का मकसद था। शुरुआत यहां से हुई और इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद अतीक पर एक के बाद एक जो है केस की संख्या बढ़ती गई। आपको ये बताते हैं कि अतीक अहमद पर मौजूदा वक्त में 100 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें मर्डर का केस था, जिसमें अपहरण का केस था, जिसमें रंगदारी का केस था। तमाम ऐसे 100 से ज्यादा केस जो अतीक अहमद पर फिलहाल चल रहे थे। साबरमती जेल में वो बंद था, लेकिन जिस तरीके से अपराध किए उसका कहीं ना कहीं जो सजा है वो अतीक अहमद को अब तक नहीं मिली। सिर्फ एक मामले में उम्र कैद की सजा हाल ही में कोर्ट ने सुनाई थी। साल बदलते गए, बड़े बड़े नाम और उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 से ज्यादा केस दर्ज थे, साल बदलते गए, और अतीक अहमद और उसका पूरा गैंग जो था वो कहीं ना कहीं अपना खौफ इलाहाबाद और खासतौर पर आसपास के जो इलाके थे वहां बढ़ाता गया। साल 2002 में नसन की हत्या की गई। 1989 में जैसा कि मैंने बताया कि यहां चांद बाबा जो कि
कुख्यात गैंगस्टर था, डॉन था, उसकी हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। उसके बाद साल 2002 में नसन की हत्या, इसका केस अतीक अहमद पर, और उसके बाद साल 2004 में 2002, उसके बाद साल 2004 में जो बीजेपी के जाने माने नेता हैं मुरली मनोहर जोशी, उनके सबसे करीबी जो नेता थे अशरफ, उसकी हत्या अतीक अहमद ने करवाई। ये तीसरा मर्डर था जिस पर आरोप सीधे अतीक अहमद पर लगा। फिर 2005 में नए विधायक बने राजूपाल की हत्या करवाकर अतीक जो था वो यूपी की सियासत में छा गया। ये वही राजूपाल मर्डर केस है जिसको लेकर हाल ही में इतनी सुर्खियां जो है वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को लेकर बनी। ये वही राजूपाल दरअसल मर्डर केस है जिसमें उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया, क्योंकि राजूपाल मर्डर केस में उमेश पाल जो था वो गवाह था, और राजूपाल का मर्डर सिर्फ इसलिए अतीक ने करवाया क्योंकि चुनावी जंग हार गया था, और हार का बदला इस तरीके से लिया गया कि राजूपाल जो कि विधायक बना था बीएसपी से, उसकी हत्या अतीक अहमद ने करवा दी। और जाहिर तौर पर उसके बाद लगातार वो सियासत की दुनिया में भी बना रहा। लेकिन इस तरीके से ये काले कारनामे हैं अतीक अहमद के, जो मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से अतीक अहमद ने कहीं ना कहीं जुर्म की दुनिया में अपनी धाक जमाई। तो ये अतीक अहमद के कहीं ना कहीं जुर्म की दास्तां है, ये जुर्म की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूं कि क्या क्या जुर्म उसने किए, किस तरीके के आरोप उस पर लगे। और आपको ये बता दें कि अतीक अहमद वो शख्स था, वो गैंगस्टर था, वो माफिया था जिससे जज भी डरते थे, जिससे पुलिस अफसर भी डरते थे, जिससे पुलिस भी कांपती थी, क्योंकि इस तरीके का खौफ उसने बनाया हुआ था। अगर जज उसके खिलाफ फैसला देते थे तो उनका मर्डर, अगर कोई लोग उनके खिलाफ बोलते थे तो उसका मर्डर, उसका अपहरण, इस तरीके की शख्सियत जो थी वो अतीक अहमद था। और ये एक और जो जानकारी है अतीक अहमद को लेकर, साल 2012 का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। साल 2012 उस समय तक अतीक अहमद जेल में बंद था और चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जमानत अर्जी दी थी। यानी राजूपाल मर्डर केस में वो जेल में बंद और उसके बाद चुनाव लड़ना चाहता था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जमानत के लिए अर्जी दी। लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाईकोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 10 जज फैसला लेने से ही डर गए थे। तो किस तरीके से जजों में भी उसका खौफ था, ये साफ तौर पर इसमें बताया गया है। इन 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया और खौफ इतना ज्यादा था कि 11वें जज ने सुनवाई तो की लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दे दिया। तो इस तरीके का खौफ जो था वो अतीक अहमद ने जजों में भी बनाया, यानी जज भी उसके खौफ से बच नहीं पाए और अतीक अहमद को जमानत मिली। अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। चुनाव हारा और आपको ये बता दें कि चुनाव हारने के बाद और हराने वाला कोई और नहीं था बल्कि राजूपाल की ही पत्नी थी जो कि चुनाव लड़ी थी। तो राजूपाल की पत्नी जो थी पूजा पाल वो जीती, जिसकी 2005 में हत्या करवाने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। यानी 2005 में राजूपाल का मर्डर किया गया। समाजवादी पार्टी से उसे टिकट भी मिला। समाजवादी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से पूछा कि आखिर अतीक अहमद जिसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य जो आतंक फैला रहा है, जो खौफ फैला रहा है, उसने किसके कहीं ना कहीं इशारे पर ये सब कुछ किया, उसने कहीं ना कहीं किसके बलबूते ये सब कुछ किया। तो जाहिर तौर पर वो अखिलेश यादव ही हैं, वो उनकी ही पार्टी है जिन्होंने अतीक अहमद को टिकट दिया, वो चुनाव लड़ा और समाजवादी
पार्टी का वो बड़ा नेता बाहुबली कहीं ना कहीं कहा जाता था और लगातार अतीक ने अपना कद बढ़ाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम मर्डर किए, तमाम अपहरण भी किए, लेकिन उसका कद अब गिरता चला गया। हालांकि उसके गुर्गे, वो जेल में बंद था लेकिन जेल से बाहर उसके गुर्गे काम कर रहे थे, उसका भाई काम कर रहा था अशरफ अहमद, उसका बेटा काम कर रहा था असद अहमद, जिसका एनकाउंटर हाल ही में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया और उसके ठीक 2 दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सरेआम देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये जुर्म की कुंडली रही है अतीक अहमद की, ये मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरा हत्याकांड था राजूपाल, जिसके चलते वो सुर्खियों में आया, और किस तरीके से राजूपाल के हत्याकांड के बाद जो उसका गवाह था राजूपाल का, आपको बता दें जो उमेश पाल था, दरअसल उमेश पाल को किडनैप कर लिया गया उसके बाद, ताकि वो गवाही ना दे पाए। और इस किडनैपिंग में उसके जो भाई था अशरफ, उस पर सबसे ज्यादा आरोप लगे और तमाम जानकारी जो है इसको लेकर भी सामने आई है कि किस तरीके से राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने एफआईआर दर्ज कराई और उसमें कई लोगों का नाम शामिल था और मुख्य गवाह था उमेश पाल, जिसका जिक्र अब लगातार हो रहा है। ये पूरा उमेश पाल का ही मामला है। उमेश पाल जो कि राजूपाल केस में गवाह था, तो ये था उमेश पाल और इसका जो है पहले अपहरण किया गया और उसके बाद अब आपको बताते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। विधायक राजूपाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में पुलिस जुटी, रात दिन एक कर दिया और इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उसके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तो आपको ये बता दें कि उमेश पाल का जो नाम था वो जाहिर तौर पर राजूपाल मर्डर केस के बाद ही सामने आया, क्योंकि उस पूरे मामले में उमेश पाल जो था वो गवाह था और गवाह ने लगातार ये कहा कोर्ट में भी कि उसे धमकियां मिली हैं। उमेश पाल लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि उसे धमकियां मिल रही हैं और उमेश पाल ने जिक्र इस बात का किया, जिसके बाद दरअसल कोर्ट ने ये आदेश दिए पुलिस को कि 2 सुरक्षाकर्मी गनर जो हैं वो उमेश पाल को उपलब्ध कराए जाए, यानी वो गवाह है इस पूरे केस में जो कि एक हाई प्रोफाइल केस है, तो इसमें उन्हें गनर जो है वो उपलब्ध कराए जाए। आपको ये बता दें कि पहले उमेश पाल के गनर की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात अभी भी कर रही है। ये वही उमेश पाल का मर्डर था जिसमें अतीक अहमद आरोपी, और ये आरोप लगे कि जेल में बैठकर ही उसने पूरी साजिश जो थी वो रची उमेश पाल के हत्या की, जिसमें उसका बेटा असद अहमद शामिल था। जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें असद अहमद गोलियां बरसाता नजर आ रहा है उमेश पाल पर और उसके साथ कई और जो थे शूटर उनकी मदद ली गई, जिसे हाल ही में ढेर भी किया गया। गुलाम मोहम्मद जो कि असद के साथ ही ढेर किया गया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि उसकी जो पत्नी है शाइस्ता परवीन जो कि अभी फिलहाल फरार चल रही है, वो भी उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है। तो ये है पूरी क्राइम कुंडली जो है अतीक अहमद की। ये थे बड़े मामले, हालांकि 100 से ज्यादा केस दर्ज है और ये है आपको बता दें उमेश पाल का मर्डर, राजूपाल की हत्या में गवाह था उमेश पाल। ये पूरा जिक्र किया गया है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अतीक ने अपना खौफ बरपाया है। उमेश पाल अपहरण केस प्रयागराज में पेशी, राजूपाल की हत्या में गवाह थे उमेश पाल। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था और आगे भी ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से दरअसल ये पूरा मामला आगे बढ़ा,
24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी गई और उमेश पाल की हत्या का आरोप भी अतीक पर लगा। अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है। तो ये तमाम जानकारी जो है वो लगातार हमें सोशल मीडिया पर भी मिल रही है, पुलिस के जरिए भी जानकारी मिली है। और ये दरअसल एक महिला है जिसकी जमीन पर कब्जा किया गया, उसके पति को मारा गया और ये सब कुछ किया अतीक अहमद ने। अतीक अहमद और उसके गुर्गे लगातार वहां गरीबों को डरा धमका रहे थे, उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे थे और इस तरीके से ये आतंक फैलाने का सिलसिला जो है जेल में बैठकर भी अतीक अहमद कर रहा था। उसी में ये एक ट्वीट है जो कि 33 साल से ये महिला लड़ाई लड़ रही है। इस महिला का नाम है जयश्री कुशवाहा, जो अतीक के आतंक से डरी हुई और उसके पति को मारा गया, 12 बीघा उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, भाई का करंट लगने से मृत्यु हो गई, बेटे को गोली लगी, खुद की जान के ऊपर 7 बार हमले हुए। यानी इस तरीके से ये महिला खौफ में, जिसने अतीक के इन आतंक का, अतीक के इस काले कारनामों का सामना किया। तो ये एक मामला है और ऐसे ही कई मामले हैं रंगदारी के, अपहरण के, जिसके चलते अतीक जो है वो आतंक की दुनिया का, वो इस तरीके से जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया, एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। ये एक और ट्वीट है, जब यूपी में अतीक अहमद का राज था तब उसके खौफ के कारण 10 जजों ने उसका केस सुनने से ही इनकार कर दिया। ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले का जिक्र यहाँ किया गया है। पुलिस वाले उसके घर में घुसने से पहले टोपी और जूते उतार कर जाते थे। अतीक और उसके परिवार पर 100 हत्याओं सहित 165 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कितना बड़ा ये पूरा कहीं ना कहीं गैंग चला रहे हैं, इससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि जब तमाम जो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो ओवैसी हो, फिर चाहे वो मायावती हो, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन क्या एक गैंगस्टर, एक जो माफिया है, जिसने कई लोगों की जिंदगी को उजाड़ा है, जिसने कई परिवार को उजाड़ा है, क्या उसका बचाव करना, क्या उसकी तारीफ करना, या एक गैंगस्टर को लेकर तमाम जो कहीं ना कहीं चीजें कही जा रही हैं कि कानून हिसाब करेगा, वो तमाम चीजें सही हैं। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि वही समाजवादी पार्टी जिसमें अतीक अहमद रहा है, जिसे पाला पोसा गया है और उसके बाद ये इतना बड़ा गैंगस्टर बना है, क्या इस पर समाजवादी पार्टी जवाब देगी? क्या समाजवादी पार्टी तब कहां थी जब राजूपाल का मर्डर किया गया? समाजवादी पार्टी तब कहां थी जब उमेश पाल का मर्डर किया गया? जो ओवैसी बोल रहे हैं, आपको ये बता दें कि ओवैसी की पार्टी में ही अतीक अहमद की पत्नी थी। हालांकि वो बाद में उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है, ये हैरान करता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को पॉलिटिकली भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये एक और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये है राम गोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव के ये चाचा भी हैं। इस मामले में बताए गए, लेकिन किसी में भी अतीक अहमद दोष सिद्ध साबित नहीं हुआ। यानी उस पर आरोप हैं लेकिन वो दोषी साबित नहीं हुआ। हाल ही में हालांकि एक मामले में उससे जो है सजा सुनाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके बचाव जो है वो राम गोपाल यादव कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे रोज लोगों के खिलाफ लिखाए जाते हैं। अतीक अहमद इतने से विधायक रहे, ये तमाम डिटेल जो है वो उन्होंने कही है कि वो 4 बार जो है वो विधायक रहे और 14वीं बार लोकसभा में फूलपुर से सांसद रहे। ऐसा तो था नहीं कि सभी गुंडा बदमाश चुनाव जीत जाते हैं। ये रिकॉर्ड 3 बार निर्दलीय चुनाव जीते। यानी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद का कोई गुनाह नहीं था, वो कोई दोषी नहीं थे और बावजूद उसके उन्हें इस तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि जो हत्या हुई है उसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। वो जांच का विषय है कि आखिर किस तरीके से देर रात इस तरीके से पुलिस कर्मियों के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
गई। तो एक तरफ तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, वो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। हालांकि वहां भी हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन वहीं आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि खुद पुलिस के सामने सरेंडर करें, नहीं तो नेस्तनाबूद कर देंगे। ये कहीं ना कहीं योगी की तर्ज पर ही बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफिया अतीक को मिट्टी में मिला देंगे, साफ तौर पर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि पुलिस के सामने सरेंडर करे आरोपी, नहीं तो वो भी मिट्टी में मिला देंगे। इस तरीके की भाषा वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि आरोपी या अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है और उसे सजा मिलनी चाहिए। वही एक और जो ट्वीट है, ये भी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो ये घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। यूपी में जो हुआ वो आसान है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल है। यानी अशोक गहलोत भी ये समझ रहे हैं कि कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर भी वो कर रहे हैं, जाहिर तौर पर अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने जो आपको ये बताया है इस पूरे कहीं ना कहीं मामले में कि किस तरीके से जो है वो अतीक अहमद पर आरोप लगे, किस तरीके से वो जुर्म की इस पूरी दुनिया में एक बड़ा गैंगस्टर बना, कहां से शुरुआत हुई, किस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए, किस तरीके से हत्याएं की गई, किस तरीके से पूरा परिवार जो था वो जुर्म की दुनिया में आया और एक एक कर अब कहीं ना कहीं जो है खात्मा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले असद की जो है एनकाउंटर किया गया और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि ये हत्या इस तरीके से पुलिस के सामने कैसे हो गई। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो पूछे भी जाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अतीक अहमद के काले कारनामे क्या थे, कितनी जिंदगियों को उसने उजाड़ा था, कितने परिवार के अपने लोगों को उसने छीना था। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अतीक अहमद के इन कारनामों का जिक्र भी होना जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।